हाय गाइस, नमस्कार, राम राम। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल काफ़ी न्यूज़ में है। रेगुलरली ऑफ कोर्स न्यूज़ में रहता भी है एंड आई हैव बिग हंच कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो नॉर्मली आप लोग मिस कर दोगे, या जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं आपके, वट एवर स्टैंडर्ड सोर्सेज यू मे बी रेफरिंग, तो उसमें हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी ना मिले जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो आई जस्ट गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट का पीडीएफ, गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह से जो पीडीएफ्स थे, ह्यूज पीडीएफ्स वर देयर, इवन मोर देन 600 पेजेस पीडीएफ्स वर देयर। तो उसको थोड़ा शॉर्टन किया है, एंड वॉट एवर इज प्रैक्टिकल जो एग्जाम में आप एक्चुअली याद रख सकते हो, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं जो लगेगा हमें कि हाँ ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है याद रखनी। तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल भी है याद रखनी, बस उस पर हम फोकस करेंगे। बाकी जो ऐसी इंफॉर्मेशन हुई जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अपना एलिमिनेशन पीवाईक्यूज के बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है टू सपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एलिमिनेशन। जो बेसिक स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं, जो प्रिपेरेबल प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं अबाउट दिस होल डिफेंस एक्विजिशन थिंग, वो हम आज इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन चीज है, इसको बोला जाता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल को यूपीएससी डीपीओ के ऊपर अगर सवाल दे दे तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो याद रखना, डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला नेम। उसमें वेरियस सब यूनिट्स आर देयर, डीएसी इज वन ऑफ देम, ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है इंडिविजुअली। बाकी भी हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, फिर एक डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड है, फिर इनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बोर्ड है, और एक एक्विजिशन विंग है। ठीक है, तो मल्टीपल सच थिंग्स आर देयर, बट एटलीस्ट ये पहले तीन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, प्रोक्योरमेंट बोर्ड एंड प्रोडक्शन बोर्ड, ये तो याद रखना। हो सके तो ये भी देख लेना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी इनका कुछ है, और बाकी एक्विजिशन विंग इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2001 में हुई थी, रिकमेंडेशंस 2001 में आई थी कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम हमको डेडिकेटेड डिफेंस के प्रोक्योरमेंट परचेजेस के लिए बनाना चाहिए। तो याद रखना, ये रिसेंट नहीं है, 25 एक साल पुराना है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मेन पर्पस क्या था? देखो, क्लोजर पार्टिसिपेशन बाय आर्म्ड फोर्सेस इन द इंटायर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब, इससे पहले आर्म्ड फोर्सेस का पार्टिसिपेशन कम था, उसको बढ़ाने की बाकी भी ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, वो जो भी रेगुलर आपका वर्डिंग्स होती हैं वो सब ठीक है, वो जेनरिक चीजें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है डिसीजन मेकिंग में। तो ये आर्म्ड फोर्सेस का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा? उसके मेंबरशिप में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेंबरशिप को नोटिस करेंगे तो उसमें हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस बॉडी जो है, मोस्ट इन न्यूज, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये सबसे टॉप की बॉडी है इन सभी अम्ब्रेला में जो बॉडीज थी, सबसे टॉप की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बिकॉज रक्षा मंत्री सिर्फ इसी बॉडी में है। ठीक है, ऑफ कोर्स रक्षा मंत्री विल होल्ड द टॉप पोस्ट, वो चेयरमैन की है। इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री अगर होता तो वो सुन लिया होता, वुड हैव हर्ड हो जाएगा एलिमिनेशन के एंगल से। ठीक है, रक्षा मंत्री है, एंड देयर इज नो अदर मंत्री। ठीक है, सिर्फ रक्षा मंत्री ही है इसमें, डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कोर्स विल मीन कि ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री से डील करता है, तो इसका मतलब सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो उनका एक्विजिशन, हथियारों का जो भी है, वो इसमें कवर नहीं होता है। ये भी एक स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है कि इट कवर्स एक्विजिशन ऑफ ऑल वेपन्स फॉर इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेज बोल देगा, डिफेंस फोर्सेज नहीं बोलेगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सीएपीएफ को कवर नहीं करता, होम मिनिस्ट्री का इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री इसमें चेयरमैन रहेगा, ओनली इन डीएसी। ठीक है, बाकी देखो मेंबरशिप देखोगे तो वो आईएएस, सिविल सर्वेंट्स वगैरह जो है, दैट्स अनइम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि मिलिट्री फोर्सेस का कैसे वो बढ़ा रहे हैं, रोल बढ़ा रहे हैं। तो देखो सीडीएस है, ठीक है, सीडीएस तो होना ही है। उसके बाद चीफ्स हैं, चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना,
ये जो डीएसी है इसमें कोस्ट गार्ड को लेकर कुछ नहीं है, जबकि कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है एंड उसकी वेपनरी, उसके जितने भी सिस्टम्स हैं वो भी इसी के थ्रू होते हैं अप्रूव। लेकिन कोस्ट गार्ड का कोई ऐसे डेडिकेटेड ऑफिसर, हाँ नेवी का चीफ है, लेकिन कोस्ट गार्ड का कोई डेडिकेटेड ऑफिसर यहाँ पर रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे कोस्ट गार्ड नहीं मेंशन्ड है। एक बार लिस्ट गो थ्रू भी कर लेना, आई डोंट थिंक आई मिस्ड इट, बट एक बार ध्यान रख लेना कोस्ट गार्ड नहीं है फॉर नाउ। अगर है, मान लो इफ आई मिस्ड समथिंग रीडिंग हियर, वो कमेंट कर देना, आई विल जस्ट अपडेट इट। ओके, फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस में देखो, ठीक है, ये सब कहानी लिखी है, इतना लॉन्ग टर्म प्लान और एओएन वगैरह है, कुछ तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे, वो सब नॉनसेंस है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की या नोटिस करने की बात ये है, देखो फंक्शंस में कहीं पर भी कोई बजटरी लिमिटेशन नहीं दे रखी कि सिर्फ इतने 1000 करोड़ तक का ही अप्रूव करेंगे, बाकी के लिए कैबिनेट अप्रूवल या प्रधानमंत्री अप्रूवल, पीएम ऑफिस या समथिंग कोई चाहिए, ऐसा कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं। तो याद रखने की सिर्फ यही बात है कि कोई ऐसा बजटरी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है ये कब मीट करते हैं, हर साल 2 बार मीट करेंगे, यूपीएससी ऐसे बोल देगा, दे हैव टू मीट ट्वाइस एवरी ईयर या वंस एवरी ईयर, ठीक है, ऐसे करके दे सकता है, लेकिन दे विल मीट एज रिक्वायर्ड। ठीक है, सरकारी डॉक्यूमेंट में यही लिखा है कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जब चाहिए तब मिलेंगे। उसके बाद यहाँ देखो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। अब यहाँ पर कोई वोटिंग वाटिंग नहीं होती है कुछ भी, सीधा डिसीजन ऑफ आरएम, बिकॉज ही इज द चेयरमैन और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब उसकी पोजीशन के अंडर आते हैं, सारे चीफ, सारे सिविल सर्वेंट्स जो भी हैं वो उसके अंडर आते हैं, तो कोई वोटिंग का रोल यहाँ पर नहीं है। इधर डिसीजन ऑफ आरएम होता है बेस्ड ऑन डेलिब्रेशंस ऑफ कोर्स, लेकिन उसको किसी की सुननी ही है, या वो ओवरराइड नहीं कर सकता किसी के सजेशंस, या किसी तरीके की वोटिंग होनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा जो समझ में आ रहा है हमको कि सीधा रक्षा मंत्री डिसाइड करेगा, हाँ भाई लेना है कि नहीं लेना है, बात खत्म। डेलिब्रेट करेंगे बट फाइनल डिसीजन सीम्स टू बी ऑफ रक्षा मंत्री। अब ये तो ऑफकोर्स सरकारी डॉक्यूमेंट है, हम इसके इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं जब तक कि अखबारों में या कहीं मान लो इंडियन एक्सप्रेस में वो एक्सप्लेन्ड पेज आता है, या हिंदुस्तान इसमें भी आता है तुम्हारा, हिंदू अखबार में भी आता है, अगर अखबार की कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हुई जिससे हमारे कंक्लूजन्स नेगेट हो रहे हैं, तो वो मैं चैनल में, अपना जो टेलीग्राम वाला चैनल है फ्री ईटी रिसर्च का चैनल, उसका लिंक पे दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये पीडीएफ भी मैं उस फ्री ईटी रिसर्च चैनल में डाल दूंगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एंड get this PDF and also get whatever updates if in case we are wrong about anything in our videos, तो मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फॉर नाउ अभी यही लेके चलेंगे, इतना ही समझ में आ रहा है कि डिसीजन ऑफ आरएम सीम्स टू बी द सुप्रीम इन डीएसी। ओके, फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, एक ये प्रोक्योरमेंट बोर्ड था। ठीक है, यूपीएससी ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछ लेता है, तो याद रखना पड़ेगा। इसका चेयरमैन रक्षा मंत्री नहीं है, ये याद रखना, रक्षा मंत्री नहीं है, डिफेंस सेक्रेटरी है। फिर मेंबर्स में देखो कोई भी चीफ नहीं है फोर्सेस का, वाइस चीफ्स हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा डिस्टिंक्शन है एक्विजिशन काउंसिल में और इसमें प्रोक्योरमेंट बोर्ड में। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी कोई इसका नहीं दिख रहा है, तुम्हारा कोस्ट गार्ड का कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ भी। ठीक है, फंक्शंस है, अब प्रोक्योरमेंट करते हैं ये लोग। ठीक है, प्रोक्योरमेंट बोर्ड है तो प्रोक्योर क्या करेंगे, किस ऑफ कोर्स कैपिटल जो भी एक्सपेंडिचर है उसके रिलेटेड किस कैटेगरीज में, यहाँ देखो बाई एंड मेक, वो मेक इन इंडिया में वो दुनिया भर की कैटेगरीज थी इनकी, तो उसके हिसाब से बाई एंड मेक डिसीजंस कैटेगरीज में ये लोग करेंगे। अच्छा, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, कैरी आउट अमेंडमेंट्स इन द एनुअल प्लान। सो इनका कोई एक्विजिशन का एनुअल प्लान होता है, उस एनुअल प्लान में जब भी डीम्ड नेसेसरी होगा तो ये लोग प्रोक्योरमेंट बोर्ड वाले उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अप्रूवल जो है वो डीएसी वगैरह से होता होगा, लेकिन अमेंडमेंट इनके पास पावर है कि वो अमेंड करके सजेशन प्रॉब्ली होगा इसमें दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा देखो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोक्योरमेंट वाले में बस एक 50 करोड़ की कुछ मेंशन है। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बोलोगे तो यहाँ लिखा भी है सिंगल वेंडर बेसिस पे कुछ तो ये लोग अक्वायर प्रोक्योर करते हैं, उसके लिए इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ इट हैज टू बी। तो ये है
बट अदरवाइज वैसे हमको जो लिमिटेशन चाहिए वो डीएसी वाला की क्या उनका कोई बिग जो प्रोक्योरमेंट्स होती हैं उसमें कोई सीलिंग है कि नहीं, वो तो अभी तक दिखा नहीं। बस एक ये नंबर 50 करोड़ का यहाँ प्रोक्योरमेंट वाले में है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, रख सको तो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट, कुछ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद है अप्रूव इमरजेंसी परचेजेस व्हेन नेसेसरी विद इन आरएम्स डेलीगेटेड पावर्स। तो डेलीगेटेड पावर्स में चलेंगे, रक्षा मंत्री ने इनको जितना भी डेलीगेट किया है उसमें इमरजेंसी परचेज को अप्रूव ये लोग कर सकते हैं। उसके बाद आ गया प्रोडक्शन बोर्ड, पिछला था प्रोक्योरमेंट बोर्ड, ये वाला है प्रोडक्शन बोर्ड। तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसमें भी देखो चेयरमैन जो है वो सेक्रेटरी है, रक्षा मंत्री नहीं है, ठीक है, एंड वाइस चीफ्स हैं फोर्सेस के, डिफेंस फोर्सेस के, सीडीएस नहीं है, बाकी चीफ्स नहीं है। ओके, यहाँ पर भी वो नहीं है, कोस्ट गार्ड का ऑफिसर नहीं है। एंड बाई एंड मेक डिसीजन में एक कैटेगरी में ये लोग डिसीजन लेते हैं। उसके बाद है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो बोर्ड है, ठीक है, उसमें भी आप देखो चेयरमैन जो है वो भी एक सेक्रेटरी है, आरएम नहीं है, रक्षा मंत्री नहीं है। वाइस चीफ्स यहाँ भी हैं, सीडीएस नहीं है एंड चीफ्स नहीं है, एंड यहाँ पर भी कोस्ट गार्ड का ऑफिसर नहीं है रिप्रेजेंटेशन में। अच्छा, इधर देखो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट कोई हार्डकोर ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, बस डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट इन द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी मेंबर्स होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले बोर्ड में, ठीक है। ये बाय एंड मेक कैटेगरी के डिसीजंस ये लोग कंसिडर करते हैं। बस इतना ही है जो याद रखने लायक है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, इससे ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन रिमेंबर वॉट आई हैव टोल्ड टिल नाउ, एंड अभी एक बार एक्विजिशन प्रोसीजर भी देख लेंगे, इतना याद रख लोगे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी सब एलिमिनेशन से हो जाता है। बोलोगे तो अगले वीडियो में कुछ सैम्पल पीवाईक्यूज भी देख लेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अराउंड, कैसे कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एंड यू कैन कमेंट अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो, तो अगला वीडियो वो पीवाईक्यू वाले चैनल से अपना एक बना देंगे इधर। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, अभी इसका एक रिवीजन चल रहा है, 2026 वाला अभी ड्राफ्ट में आया हुआ है, तो फिलहाल जो हमारे पास फाइनलाइज्ड है वो है 2020 वाला, ठीक है। ये 4-5 साल के लिए वैलिड होता है, एक बार आ गया तो 2016 में आया था पिछला, 2016 में, फिर 2020 में आ गया, अब 2026 में आ रहा है, तो 5-6 साल का इसका वैलिडिटी रहती है। एंड यहाँ देखो, इट कवर्स ऑल कैपिटल एक्विजिशंस अदर देन, तो मतलब देर आर एक्सेप्शंस है, हर तरह का खर्चा नहीं वो करता, डील करता, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है वो छोड़ दो, लेकिन बस ये याद रखो, ऑल कैपिटल एक्विजिशन अदर देन सम काइंड ऑफ कैपिटल एक्विजिशंस। तो बस एक उतना छोटा सा पॉइंट है। फिर ये देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी ये लोग परचेज करते हैं। हाउएवर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही हैं, बेशक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, ओएफबी, डीपीएस यूज का जो प्रोक्योरमेंट होता है वो अपना खुद का होता है, देयर ओन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेज, हथियारों वाली फोर्सेज, जो लड़ाई लड़ने वाली फोर्सेज हैं उनके लिए कैपिटल एक्विजिशन करते हैं। जो रिसर्च वाली हैं या तुम्हारा पीएसयूज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं, इनका अपना खुद का प्रोसीजर होता है, ये लोग इसमें नहीं कवर होते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है पक्का। अच्छा, इनकी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में ये जो डिफेंस प्रोसीजर है, एक्विजिशन कौन सा है, एक्विजिशन प्रोसीजर, इनका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है ऊपर से नीचे, सबसे ज्यादा देंगे बाय इंडियन को, ठीक है। IDDMB है, इंडिजिनसली डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत वाला जो केस था। फिर बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन, बाय ग्लोबल बट मैन्युफैक्चर इन इंडिया, एंड बाय ग्लोबल, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी बात इसमें ये ध्यान देने की है। उसके बाद है तुम्हारा अच्छा देखो, देर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स विच आर बैंड फॉर इम्पोर्ट्स, तो ये वो होंगे जो हम खुद बना सकते हैं ठीक ठाक तरीके से। तो देर इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर इवन बैंड फॉर इम्पोर्ट। तो अब ये ऐसा लगेगा कि यार ऐसा क्यों है, कुछ भी चीज बैंड की होगी इम्पोर्ट से, लेकिन ये है। तो ये जो काउंटर इंट्यूटिव टाइप के पॉइंट्स होते हैं, यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है। तो देर आर सर्टेन आइटम्स विच आर बैंड फॉर इम्पोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर देखो,
लिमिट है। आज ये जो पोर्शन है, ये टेबल है, इस 6th पॉइंट के अंडर नहीं है। आप जस्ट कलेक्टेड, मैंने बोला था 500-600 पेजेस की एक पीडीएफ थी इनकी, बड़ी लंबी चौड़ी। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल जो याद रख सकते हो वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके इधर इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया है। तो ये सब सेपरेट पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इनकी, देखो सीक्वेंस है ना परचेज का, इसमें लिमिट्स हैं। यहाँ पे आईसी मतलब इंडिजिनस कंटेंट। अब इंडिजिनस कंटेंट की लिमिट देखो, 50%, 60%, 50%, 50%, 30%। तो फॉरेन वेंडर के केस में नील जा रही है, बट अदरवाइज दीज आर द नंबर्स। अब मैंने बोला था लिमिटेशंस की बात या नंबर्स की बात जो है जहां भी आएगी वो यूपीएससी पूछ सकता है वहां पे। हालांकि ये स्टैंडर्ड फैक्ट्स होते हैं, अक्सर यूपीएससी इन फैक्ट्स को गलत देता है। स्टैंडर्ड फैक्ट्स यूजुअली रॉन्ग, एसएफयूडब्ल्यू वाली जो टेक्निक हमने प्रैक्टिस करी है। बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू मस्ट हैव सम फिगर्स इन माइंड कि यार जब हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो कौन से फिगर्स हैं। अब जैसे आईडीडीएम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मोस्ट प्रायोरिटी वाली कैटेगरी है, इसमें कितना होना चाहिए? कम से कम 50% होना चाहिए इंडिजिनस कंपोनेंट। ठीक है, कम से कम 50%, नहीं तो यू मे फील 70% होना चाहिए, 80%, यूपीएससी विल गिव दीज फिगर्स, राइट। तो कम से कम 50% से ज्यादा होना चाहिए। फिर है यहाँ देखो, बाई इंडियन कैटेगरी में भी 50%, 60%, फिर अगेन 50%, अगेन ग्लोबल के केस में 50%, एंड देन 30% फॉर इंडियन वेंडर इन द लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो बाहर से ही मंगवाना है। तो बस ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये फिगर देख लेना 50-60% के आसपास है, दैट्स इट। एंड जो लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्रायोरिटी के एंगल से, उसमें 30% लिखा हुआ है बस, इंडियन वेंडर के लिए। फॉरेन वेंडर के लिए कोई कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर। अच्छा, ये अकाउंटेबिलिटी वाला, भाई किसी ने कोई कंप्लेन करी करप्शन वगैरह को लेकर, तो ये देखो पैनल जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा बेस्ड ऑन रेफरल बाय एमओडी इटसेल्फ। तो कोई बहुत ऐसा लंबा चौड़ा अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने वाला लोकपाल टाइप कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। ये ठीक है, मंत्रालय खुद अपना करेगा, यही वो कर देंगे, इसको डील करेंगे कंप्लेंट्स को। तो यूपीएससी इज लाइकली टू से कि इसमें कुछ तो सीबीआई जांच हो जाएगी, या वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आएगा, या है ना, उसको बड़ी बड़ी बॉडी लोकपाल टाइप बॉडीज इन्वॉल्व होंगी इसके करप्शन केसेस में। ऐसा कुछ नहीं है, पैनल रेकमेंड करेंगे। ये जो प्रोसेस है वो एग्जामिन करा जाएगा एक नॉमिनेटेड पैनल, एंड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स होंगे, ये लोग को नॉमिनेट करेगा एमओडी सीधा, और बस यही आपस में अपना इंटरनली है इनका जो भी है। ठीक है, तो कोई बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलपिंग टाइप कोई मैकेनिज्म नहीं है, दैट्स द मेन आइडिया, बस उतना ही, ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीएपी है देखो, मैंने बोला था 4-5 साल के लिए है, तो ये वाला जो है ये 30 सितंबर 2025 तक वैलिड था, और टिल रिव्यूड, सो नाउ इट इज बीइंग रिव्यूड। अभी 2026 वाला ड्राफ्ट आया हुआ है, मंत्रालय की वेबसाइट पर है। जब वो आ जाएगा तो उसको हम देख लेंगे, अदरवाइज तब तक इसको देख लो। इससे पिछला वाला जो था देखो 2016 में आया था, और फिर वो 2020 तक ये चला था, फिर 2020 से 2025 तक ये चला। 4 से 5 साल का एवरेज इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। So that's all guys in today's video. I hope this video added some clarity कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है एंड किस टाइप का इंफॉर्मेशन पढ़ना है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट दिस वीडियो। इसमें कहीं कोई कमी रह गई हो, कुछ अच्छा लगा हो वो बताओ, कुछ अच्छा नहीं लगा हो वो बताओ, आगे का वीडियो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी कुछ गलती हो गई हो, कुछ फैक्चुअली मिस्टेक हो गया हो, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल अपडेट इन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।